हेलो चैंपियन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर्ट्स मेक इजी पे, जहां हम समझेंगे हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और अदर सब्जेक्ट के कंसेप्ट को काफ़ी इजी लैंग्वेज में। जैसे हमने शुरू किया था क्लास 12 का हिस्ट्री, जो फर्स्ट चैप्टर है ईटे मन के अस्थिया, उसमें थोड़ा सा पढ़ा था। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में क्या क्या पढ़ा था। जो हड़प्पा सभ्यता था वो 3 काल में बटा हुआ था। पहला था जो कि 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व था, उसको बोलते हैं प्रारंभिक हड़प्पा। दूसरा था 26 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक, इसको हमने पढ़ा था विकसित हड़प्पा सभ्यता। और जो तीसरा था वो तो 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक, इसको बोलते हैं उत्तर हड़प्पा काल। ठीक है, जैसे हमने मोहनजोदड़ो के बारे में पढ़ा था, क्योंकि हड़प्पा जो था वो सबसे पहले खोजा गया स्थल था, लेकिन वो नष्ट हो गया था, तो उसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती है। उसके शहर योजना क्या था, इसके अलावा हमने पढ़ा था मोहनजोदड़ो के बारे में, जो कि दो भागों में बटा था, एक दुर्ग दूसरा निचला शहर। जो दुर्ग था वो ऊपर बनाया गया था चबूतरे पर, जो निचला शहर था उसे आम लोग वहाँ रहते थे, और वो नीचे बनाया गया था शहर से। ठीक है, और उसको जो दुर्ग था उसको दीवार से घेरा गया था। इस बार हम देखेंगे कि कैसे जलाशय था उसमें, और जैसे एक जो आवास और नाले को 90 डिग्री की ग्रिड पद्धति द्वारा बनाया गया था। ठीक है, 90 डिग्री एंगल पे एकदम पूरा प्लानिंग के साथ नगर नियोजन किया गया था। और हम इसके बाद हम बात करेंगे जो हमने पढ़ा था मनके बनाने के लिए। जो चनहुद्रो जो एक जगह था वो मनके बनाने के लिए फेमस था। तो उसमें जो सेल खड़ी नामक पत्थर से, उसके अलावा कालीनी और जैस्प और स्टाफ जो, और ये सब पत्थर से मिलकर बनाया जाता था। ठीक है, मनके ये सब से पत्थर से बनता था। और इसके अलावा हम देखेंगे कि कैसे इसमें कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग कृषि करते थे। जैसे जो लोथल और जो जो कालीबंगा है ना, तो उसमें हमें जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले। इससे हमें पता चलता है कि वहाँ के लोग खेती करते थे। और जो चोलिस्तान और बनावली है, वहाँ से जो मिट्टी के बने हल मिले हैं, उससे ये पता चलता है कि जैसे कैसे जानवर का इस्तेमाल करते थे हल जोतने के लिए। ठीक है, ये सब से पता चलता है। इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि कैसे उत्पादन केंद्र की पहचान कैसे प्रतात्विक ऐसे कैसे पहचान करते हैं कि यहाँ पे जो कि मनके बनते थे, तो वो कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से वो पता लगा लेते हैं। जैसे क्या है, प्रस्तर पिंड है, पूरे शंख है, और जो तांबा अयस्क हो जाता है ना, जैसे उसका जो कच्चा माल हो जाता है, औजार है, या पुन कुछ छोटी-छोटी वस्तुएँ हैं, या फिर कुछ चीज़ें होती हैं ना, जैसे कुछ चीज़ें जहाँ बनती है तो वहीं पे छोड़ दिया जाता है। जैसे हम देखेंगे कि कपड़ा सिलाता है। ठीक है, जो कपड़ा सिलाता है तो उसका जो कचरा बच जाता है ना, तो वहीं पे छोड़ दिया जाता है, अक्सर देखोगे तुम। तो ऐसा ही जहाँ पे मनके बनते थे ना, तो जो उसके छोटे-छोटे जो कचरे होते थे वो वहीं पे छोड़ दिए जाते थे। तो जो कूड़ा-करकट है, इससे हमें पता चलता है कि यहाँ मनके बनाए जाते थे। ठीक है, उत्पादन केंद्र यहाँ होता था। इसके अलावा जो कूड़ा-करकट है, उसको शिल्पकार के सबसे अच्छे संकेतों में से एक समझा जाता है। ठीक है, यदि यदि य अगर हम बात करें कि ठीक है, कभी-कभी बेकार टुकड़े छोटे आकार में वस्तु बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। कभी-कभी जो बेकार जो छोटे-छोटे टुकड़े होते थे, उसका भी कभी इस्तेमाल कर लिया जाता था, लेकिन बहुत ज़्यादा छोटे टुकड़े को वहीं पे छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा हम विशिष्ट जो केंद्रों में भी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। ठीक है, छोटे विशिष्ट जो केंद्र थे, वो चनहुद्र में तो किया ही जाता था, लेकिन उसके साथ-साथ जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा था, उस बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य होता था। ठीक है, अगर हम माल प्राप्त करने संबंधी कैसे जो यहाँ माल प्राप्त कैसे करते थे, कच्चे माल का, या फिर हम बात करेंगे कि कैसे जो मनके बनाने के लिए जो इस्तेमाल होते थे, कैसे दूसरी-दूसरी जगह से लाया जाता था। ठीक है? तो इसमें हम देखें कि जो शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का इस्तेमाल होता था। जो मिट्टी होता है वो स्थानीय तौर पर भी उपलब्ध हो जाता था। इसके अलावा बैलगाड़ी से मिट्टी बनाने का भी जो संकेत मिला है, ऐसे इस्तेमाल होता है। जो बैलगाड़ी था उसे लगता है कि यह परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था उस वक़्त। ठीक है? और और ये भी है कि जो जो सिंधु तथा उसकी जो उपनदियाँ थी, अब बगल-बगल में जो उपनदियाँ थी, उसे साथ ही नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। ठीक है? एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए। हम देखेंगे कि कैसे उपमहाद्वीप है और उसके आगे से कैसे माल आया, एक जगह से दूसरी जगह आते थे। 2 तरह का इस्तेमाल करते थे। जो हड़प्पावासी थे ना, शिल्प उत्पादन की प्राप्त करने के लिए 2 तरीके को अपनाते थे। एक पहला था उम जो पहला था वो था बस्ती स्थापित की। कहीं जो जहाँ-जहाँ जैसे हड़प्पा सभ्यता की जो मनके बनाने के लिए, ठीक है, माल बनाने के लिए, जो शिल्प बनाने के लिए जो स्थान होते थे, वहाँ पहले बस्ती स्थापित कर लेते थे, वहीं पे रह लेते थे। और दूसरा था अभियान अभियान योजना, ठीक है? तो हम देखेंगे कि बस्ती योजना क्या कहाँ-कहाँ पे थे। जो नागेश्वर है, ठीक है? नागेश्वर और बालाकोट है, जहाँ आसानी से शंख मिल जाता था। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो शंख थे, वो कहाँ मिलते थे?
तो वो नागेश्वर और बालाकोट ये याद रखना है, ठीक है। इसके यहाँ ये बस्ती स्थापित किया। ऐसे ही कुछ और स्थल थे, जैसे जो अफगानिस्तान है, जो अफगानिस्तान में सुरतगो हमने बात किया था कि जो सुरतगो थे वहाँ नहर के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। अफगानिस्तान के सुरतगो में फिलहाल यहाँ पे एक कीमती नीले रंग का एक पत्थर था जिसे लाजवर्द मणि बोलते हैं, जो वहाँ से लाया जाता था, ठीक है। और जो लोथल जो कालीनी जो लोथल है, जो कालीनी हमने बात किया था जिसकी वजह से मैं वो बनके बनते थे, ठीक है। ये गुजरात के भरौज से लाया जाता था। इसके अलावा जो सिलखरी नमक है वो दक्षिण राजस्थान के तथा जो उत्तरी गुजरात है वहाँ से लाया जाता था सिलखरी नमक। और फिर धातु जैसे तांबा वो लाया जाता था राजस्थान से, ठीक है। और दूसरा था जैसे कच्चा माल प्राप्त करने की अन्य अन्य नीति भी थी। राजस्थान के जो खेतरी है तांबा के लिए जो फेमस है, ठीक है। वहाँ दक्षिण भारत जैसे सोना के लिए दक्षिण भारत के वहाँ अभियान भेजते थे। वहाँ बस्ते स्थापित नहीं करते क्योंकि वो दूर था ना, तो वहाँ पे बस्ते स्थापित नहीं करते, वहाँ अभियान भेजते थे और वहाँ से वो सोने के जो माल होते थे कच्चा, उसको वहाँ से लाते थे दक्षिण भारत से और खेतरी से तांबे, ठीक है। हम आगे देखें कि कैसे जो हड़प्पा सभ्यता का वो दूसरे देश से भी उसका संपर्क था। सिर्फ भारत के ही क्षेत्र में नहीं थे बल्कि दूसरे देश जैसे ओमान हो गया। और ओमान से कैसे हम देखें कि ओमान से मेसोपोटामिया था, वहाँ से कैसे संबंध था, ठीक है। तो हाल ही में एक पुरातात्विक खोज में पता चला कि जो तांबा है, ठीक है, वो अरब प्रायद्वीप का दक्षिण पूर्व क्षेत्र पर स्थित एक ओमान देश है, वहाँ से लाया जाता है। क्योंकि जो रासायनिक जो केमिकल है ना, रासायनिक विश्लेषण में ये पता चला कि जो ओमानी तांबा है और जो हड़प्पाई पुरावस्तु है ना, दोनों में निकल के अंश मिले हैं। निकल एक एलिमेंट होता है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जैसे निकल एक अंश होता है, उसमें दोनों हड़प्पाई वस्तु और ओमान का तांबा दोनों में निकल के अंश मिले। इससे पता लग जाता है कि दोनों में कुछ तो कुछ संबंध है। तभी दोनों के जो तांबे में और हड़प्पाई पुरावस्तु में दोनों में निकल के अंश मिले हैं, ठीक है। और एक और भी था, एक विशिष्ट प्रकार का हड़प्पाई मर्तबान, ये ठीक है। ये जो बर्तन दिख रहा है ओमान के से मिले एक हड़प्पाई मर्तबान, ये हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। ये हड़प्पा सभ्यता का है। जो काली मिट्टी से परत था, एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, और ये ओमान से मिला है, ठीक है। तो ऐसा ये लगता है कि जरूर संबंध रहा होगा, तभी हड़प्पा सभ्यता के, ठीक है, कि वहाँ हड़प्पा सभ्यता के जो पुरा वस्तु है वो वहाँ मिला है, तो इससे ये पता चला कि जरूर पक्का संबंध रहा होगा। बात करिए एक और बात है, ये तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में, ठीक है, एक दिनांक मेसोपोटामिया के लेख, ठीक है, मिला है, ठीक है, जो कि संभवतः ओमान से प्रयुक्त नाम था। नामक क्षेत्र के तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। जो मेसोपोटामिया वहाँ भी जो ओमान है वहाँ से भी जो तांबे उसके संकेत मिलते हैं। यहाँ ये एक और ये इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो मेसोपोटामिया है ना, वहाँ जो तांबे मिले हैं वहाँ भी निकल के अंश मिले हैं। तो जैसे कि तो ऐसा लगता है कि जैसे ओमान से हड़प्पा सभ्यता का संबंध था, और और ओमान से भी मेसोपोटामिया का संबंध था। तो ऐसा होता है ना, वहाँ से वहाँ संबंध है, वहाँ भी निकल के अंश मिले गए। तो ऐसा है कि मेसोपोटामिया, हड़प्पा सभ्यता और ओमान तीनों से संबंध आपस में संबंध थे, ठीक है। ये हमें जो हड़प्पाई मोहरे है, बाट है, जो पासे है और जो मनके है, इसी में हमें शामिल है कि जो दूरी लंबे संपर्कों की ओर संकेत करने के लिए, ठीक है, हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे, मनके शामिल हैं। इससे पता चलता है कि जो दूसरे जो सुदूर क्षेत्र है उससे संबंध है, ठीक है। इस संदर्भ में यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो मेसोपोटामिया में एक लेख मिला, ठीक है, दिलमुन दिलमुन जिसको बहरीन द्वीप बोलते हैं, मगान तथा मेलुहा। मेलुहा किसको बोलते हैं? मेलुहा उस वक्त जो हड़प्पाई से था ना, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता था मेलुहा शब्द। मेलुहा का मतलब होता है नाविक, ठीक है। लेख में प्राप्त उल्लेखित है कालीन, लाजोन मणि, तांबा, सोना तथा अविध प्रकार की लकड़ियां वहां मिलते थे। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक कहता है कि तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद से सुनाई दे। कई लोगों का मानना है कि जो हाजा पक्षी है वो मोर था, ठीक है। ये सब बात है, ये सब मिलता है कि जो मेसोपोटामिया जो लेख मिला था, मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये देखो, नाविकों चित्र वाली मुहर मिली है, ये है। इसके अलावा ये बैरिन से गोलाकार फारस की खाड़ी में, ठीक है, हड़प्पाई चित्र मिलता है। तो ऐसे पता चलता है कि दोनों में संबंध था। इसके अलावा ये मेसोपोटामिया से एक बेलनाकार मोहर मिला है। ये जो कुबरदार ऋषभ है, इस पे भी जो चित्र है वो कुबरदार ऋषभ का है, जो कि सिंधु क्षेत्र से लिया गया है, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि दोनों में आपसी संबंध था। हम बात करेंगे मोहरे लिपि तथा बाढ़, ठीक है। मोहरे और मुद्रांकन, मोहरा है ना, मोहरों का मुद्रांकन इस लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था।
जैसे बहुत दूर तक जो व्यापार होता है उसको एकदम सुविधाजनक बनाने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है। मान लीजिए कि अगर कोई एक सामान से भरा एक थैला, ठीक है, दूसरे स्थान तक हमें भेजा गया और उसमें अगर रस्सी से बांध दिया जाता था और उस पे मुहर लगा दिया जाता और फिर अगर जहाँ माल पहुँचा वहाँ देखा कि इसे कोई साथ छेड़छाड़ नहीं किया गया, इससे ये पता चलता है कि ये पूरा सुरक्षित था, ठीक है। तो इसलिए ही मोहरे का वो मुद्रांकन करते थे। इसके अलावा मिट्टी पर मोहर की छाप पड़ गई, इस थैले के अपने स्थान पर पहुँच गया तथा मुद्रांकन अचूकन हो रहा तो उसका अर्थ यह था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई। तो ये प्रकार के मुद्रांकन से प्रेषक और प्रेषक की पहचान की है। प्रेषक का मतलब क्या होता है? जो भेजने वाला होता है ना, सेंडर, उसका भी इस्तेमाल पहचान इसे मिल जाता था कि कौन सा भेज रहा है, जो मुद्रा उस पे मुहर लग जाते थे। इसके अलावा हम बात करेंगे एक रहस्यमय लिपि, जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि है, वो आज तक नहीं पढ़ा गया है। और हम देखें जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं ना, तो जो हड़प्पाई लिपि थी वो राइट से वो दोनों तरह से लिखी जाती थी, संभवतः राइट से लेफ्ट दोनों तरह के मिले हैं, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं गया है। और इसमें जो सबसे लंबे जो अभिलेख है ना उसमें लगभग 26 चिन्ह मिले हैं, ठीक है। और जो चिन्हों की इसमें संख्या है वो लगभग 375 से 400 के बीच है। ये देखो ये है ना, यहाँ ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि ऐसे इसलिए पता चला क्योंकि जो कहीं मोहरों पर जो दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर ये संकुचित है, यानी जहाँ से लिखना चाहे कि वहाँ एकदम बड़ा अंतराल है और फिर बाद में जाके इधर संकुचित हो जाता है। इससे ये पता चलता है कि मोहरें दाईं से दाएं यदि बाईं बाईं ओर, ठीक है, दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इसके बाद हम बात करेंगे बार्ट क्या था। बार्ट का जो वजन करने का बार्टों का एक सूक्ष्म प्रसिद्ध प्रणाली नियंत्रित है, ठीक है। एक अच्छा प्रणाली था, परिचित प्रणाली और सूक्ष्म प्रणाली था। ये जो बार्ट होते थे वो चट नामक के पत्थर था उससे बना होता था, और ये कि उस पर किसी भी तरह के निशान नहीं था, कोई घनाकार। और निचले जो मानदंड द्वार थे वो थे 1 2 4 8 16 32 160 200 ऐसे करके था, ठीक है। और जैसे 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 इसके हिसाब से जो ध्रुवधारी थे ये थे, और जबकि ऊपरी मानदंड थे वो दार्शनिक प्रणाली का अनुसरण करते थे। इसके अलावा प्राचीन सत्ता, सत्ता के बारे में हमें क्या मिले इसके अलावा नहीं, इसमें और देख लेते हैं कि जो आभूषण मनकों को तौलने के लिए इस छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और धातु से बने तराजू के पलड़े भी यहाँ से मिले, ये सब इम्पोर्टेंट है। बाट किस नाम कौन से पत्थर से बने होते थे, ये चेटामक पत्थर से बने होते थे, ठीक है। और ये द्विधारी जो निचली मानदंड थे इसके कौन, ये पूछ सकता है कि जो निचली मान जो बाटों में जो निचले मानदंड थे वो कैसे थे, द्विधारी थे या 10 मलव प्रणाली था। तो ये बोले कि जो निचली मानदंड थे वो द्विधारी थे, जो ऊपरी मानदंड थे वो 10 मलव प्रणाली पर अनुसरण करते थे, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हम प्राचीन सभ्यता के बारे में जो हड़प्पा सभ्यता है काफ़ी फैसला लेना भी बहुत ही ये है कि कोई राजा था या नहीं था, क्योंकि जो ऐसा लगता है कि हर एक क्षेत्र का अलग अलग राजा था, ताकि क्योंकि जो हर एक क्षेत्र में, और फिर ऐसा कुछ का मानना है कि एक ही राजा था, तभी हर जगह जो ईंटों की जो हर जगह जो ईंटों का ये जो रेशियो है वो सेम है, और हर तरह एक तरफ पहले नियोजन किया जाता था घर का अच्छे तरीके से, ऐसा लगता है कि एक ही राजा था। किसी का मानना है कि कोई राजा ही नहीं था, ऐसा भी महसूस रहता है। जैसे एक है ये है, एक पुरोहित राजा का जो चित्र मिला है, प्रसाद तथा शासन जो बोलते हैं, लोगों में प्राथमिक विचरण के लिए त्वरित उत्तर नहीं देते, ठीक है। कोई ये नहीं पता चलता है कि एक्चुअल में क्या था, कोई राजा एक राजा था या अलग अलग क्षेत्र का अलग अलग राजा था, ये क्या था इसके बारे में अच्छे तरीके से भी मालूम नहीं है। आने वाले समय में अगर अच्छे से अगर खोज होती है तो हो सकता है कि आने वाले समय में पता चलेगा कि आखिर क्या था। एक मोहनजोदड़ो से एक विशाल भवन, ठीक है, एक विशाल भवन मिला है, इसको प्रसाद की संज्ञा दी गई है। पता नहीं पुरोहित राजा, ठीक है, पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी, और एक पत्थर की मूर्ति को, ये पत्थर की जो मूर्ति है इसको पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी, और ये नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो पुरातात्विक मेसोपोटामिया के इतिहास से वहाँ के पुरोहित राजाओं को परिचित थे, जो क्योंकि जो यहाँ खोज कर रहे थे पुरातात्विक, वो पहले मेसोपोटामिया के इतिहास वहाँ मेसोपोटामिया में खोज कर चुके थे, इसलिए जो वहाँ उसने पुरोहित राजा दिया था, इसे भी पुरोहित राजा मान लिया गया। और इसे भी और समानता ने सिंधु क्षेत्र में भी ढूँढे, लेकिन जैसे कि हमें देखे कि हड़प्पा सभ्यता की अनुसारित प्रथाएँ अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी, और ना ही ये जानने में साधन उपलब्ध है कि क्या वे लोग उन अनुष्ठानों का इस्तेमाल करते थे या उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। ये मैंने बताया ना कि उन लोगों के पास अभी कोई जानकारी नहीं मिली है कि कैसे कोई राजनीतिक सत्ता होती भी थी या नहीं होती थी, कैसे होती थी, ये इसके बारे में अभी अच्छे से जानकारी नहीं मिला है।
कुछ का पूरा उनका मानना है कि जो हड़प्पाई समाज है वो शासक नहीं थे, सभी भी सामाजिक स्थिति समान थी। लेकिन कि जो कुछ का मानना है कि जो हड़प्पा समाज है उसमें कोई शासक नहीं था, सभी इक्वल थे। लेकिन फिर हम देखते हैं कि कैसे जो सावधान हैं और जो विलासिता वस्तु में भी बीच में जो भिन्नताएँ थी उससे भी पता चलता है कि समाज में कुछ तो भिन्नताएँ थी। लेकिन और कुछ का मानना है कि जो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि है उनमें अलग-अलग राजा होते थे। ये है कि राजा जैसी पड़ोस में समानताओं, नियोजित वस्तु की सूची और आकारों का निश्चित अनुपात वस्तु के कच्चे माल के स्रोतों के समीप होने से स्पष्ट है। कुछ का मानना है कि पुरावस्थित जैसे एक ही राजा थे, क्योंकि हर जगह जो कि ईंटों की जो आकार है, जो नियोजित बस्तियाँ है, जो इसके अलावा जो बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत है, इसके अलावा इससे ये पता चलता है कि कोई एक ही राजा था जो कि एकदम पूरे तरीके से उसका नियोजन करता था। इसके अलावा सभ्यता का अंत कैसे हुआ? हम देखेंगे कि 1800 ईसा पूर्व तक जो चोलिस्तान जैसे क्षेत्र है, ठीक है? वे हड़प्पा लोगों को त्याग दिया गया, छोड़ दिया गया चोलिस्तान, क्योंकि और इसके साथ ही जो गुजरात, हरियाणा और जो पश्चिम उत्तर प्रदेश की वहाँ नए-नए बस्तियाँ बनने लगे और जो पूरा जो हड़प्पा सभ्यता पहले उधर था, वो चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में वहाँ हड़प्पा सभ्यता को त्याग दिया छोड़ दिया गया था। ऐसा लगता है कि जो उत्तर हड़प्पा के जो क्षेत्र है 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ का मानना है कि जैसे 1900 ईसा पूर्व के बाद भी कुछ अस्तित्व में रहे, कुछ यूनिवर्सिटी हड़प्पा असुरों की भौतिक संस्कृति के बदलाव आया था। जैसे कि जो जो विशिष्ट पुरावस्थित है जैसे बाल्ट, मोहर और विशिष्ट मनके था, उनका समाप्त हो जाना। इससे ये पता चलता है कि जो हड़प्पा सभ्यता उसका भी ही उत्तर हड़प्पा सभ्यता में उसका अंत हो गया, जो कि पुरावस्तु थे। और जो लेखन, लंबी दूरी का व्यापार और शिल्प सृष्टि की भी समाप्त हो गई। उस वक़्त जो लेखन था, लंबी दूरी के व्यापार था, ये सब भी समाप्त हो गया था। इसमें जो थोड़ी वस्तुओं के लिए निर्माण के लिए थोड़ा ही वस्तु का इस्तेमाल करते, ज़्यादा इस्तेमाल नहीं मिलते हमें वस्तुओं का। इससे ये भी पता चलता है कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का ह्रास हुआ, ठीक है? इसे उत्तर हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। इसका काल मैंने बताया था 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक। इसको अनुवर्ती संस्कृतियाँ भी कहा जाता है। ये परिवर्तन कैसे हुए इस विषय में कई व्याख्या दी गई है। कुछ का मानना है कि जैसे जलवायु परिवर्तन हो गया, उसके अलावा कुछ का मानना है कि वनों की कटाई हो गई, जिसकी वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। कुछ का मानना है कि बाढ़ आ गया और नदी सूख गया या फिर उसका जो मार्ग था वो बदल गया। और इसके अलावा कुछ का मानना है कि जो भूमि का उसका अत्यधिक दोहन हो गया, जिसकी वजह से जो जो सभ्यता था उसका अंत हो गया। मतलब सबसे ये अलग-अलग जो प्रस्तावित है उसका अलग-अलग मत है, ठीक है? ऐसा लगता है कि एक सीधा एकीकरण की तरह संभवतः हड़प्पा साम्राज्य का अंत हो गया था। जो सीधे एकीकरण के तत्व है संभवतः हड़प्पा साम्राज्य का अंत हो गया था। जो मुहरे थे, लिपि थे, जो विशिष्ट मनके थे, मृणाल जो लोप थे, मानकीन जो बाट प्रणाली के स्थान पर अस्थानीय बाटों का प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तन में स्तर को बल मिलता है। जैसे जो बाट थे, जो मानकीकृत बाट थे, वो अब उसका जो इस्तेमाल बंद हो गया, जो स्थानीय बाट उसका प्रयोग हो गया, शहर के पतन हो गया। इससे ये पता चलता है कि कैसे हड़प्पा सभ्यता का इतने अच्छे सभ्यता का जो नियोजन तरीके से था, उसका जो था वो अंत हो गया था। इसके आगे के जो बातें हैं हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में। ये अभी के लिए थैंक यू एवरीवन। अगर क्लास अच्छी लगी हो या समझ आया हो थोड़ा बहुत या कोई डाउट हो तो अवश्य हमसे कमेंट सेक्शन में संपर्क करें। मैं कोशिश करूँगा आपके हर एक डाउट को अच्छे तरीके से बताने का। थैंक यू एवरीवन।